नाज़रीन, रुपए पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बजट आ गया, अभी वजाहतें आ रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हो रही हैं, साथ साथ इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू जारी है। लेकिन कि आगे हमें इस चीज़ को देखना होगा, मुल्क के अंदर अब क्या माशी इस्तेहकाम आ पाएगा या नहीं। अब भी IMF का हमसे नाराज़ होना या बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों का हमसे नाराज़ होना, उसकी वजह बहुत परेशान कुन है, क्योंकि महंगाई का बहुत सा वज़न आवाम पर लाद दिया गया है और बचा कुचा आगे जाकर मज़ीद भी लादा जा सकता है। मेरा ऐसा ख़्याल है कि अब हर तरफ से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत को ये दे दिया जाए तो बेहतर है, थोड़े मामलात संभल जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी वो शायद किसी भी सियासी हुकूमत को कबूल ना हो। जहाँ तक बात ये रही कि तहरीक इंसाफ का ये कहना कि ये बजट ख़राब है और माजी के बजट अच्छे थे, तो मैं वजाहत कर दूँ कि मईशत का जितना सत्यानाश तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुआ, उसकी शायद मिसाल पाकिस्तान की तारीख में मौजूद नहीं। ये इमरान खान साहब की बदकिस्मती रही कि उनको ज़मीन मिली बंजर और वज़ीर मिले नाअहल, वरना मामलात समझ जाते। आगे समझ तो आप गए हैं, लेकिन यह कि बात कुछ ऐसी है कि उनके वज़ीरों की नाअहली की वजह से और ख़ास तौर पे इकनॉमिक टीम से ही थर्ड क्लास रही। पहले दिन से ही असद उमर साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क किया। IMF के पास तो जाना ही था, लेकिन अब कस्में वादे कर चुके थे, यू टर्न लेना जल्दी मुश्किल था। वो लेते लेते यू टर्न जो है कराची से चले और मुल्तान से यू टर्न लेके वापस कराची आए, तो वो यू टर्न बहुत लंबा यू टर्न पड़ गया। IMF के पास पहले दिन चले जाना शायद शर्मिंदगी का बायस तो होता, लेकिन मुल्क की मईशत का बेहतर हाल होता। खैर एनीवे, IMF आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये तो एक बहुत ही अक्लमंद और ज़हीन बच्चा चाहिए जो IMF के साथ डील भी करे और पाकिस्तान की मईशत को भी आगे लेकर चले। ये देखो, ये चैलेंज है। अगर देखें, आप कभी भी अगर माशी गुलामी का शिकार हो, माशी इस्तेहसाल का शिकार हो, तो याद रखें पहले दिन तो कोई भी आपको जंजीरें तोड़ने नहीं देगा। जंजीरें तोड़नी है टेक्निकली। देखें, जापान ने वो जंजीरें तोड़ी। देखें, अभी मैं अपनी पाकिस्तान की डिस्को डांसर आवाम को बताना चाहता हूँ कि मईशत की जंजीरें, मईशत की गुलामी, इससे बाहर निकला जा सकता है। जापान की मिसाल आपके सामने है। दूसरी जंग अजीम के बाद जापान तकरीबन हत्थल हो गया, मोहताज हो गया, दुनिया का मफलूज हो गया माशी तौर पे। ठीक है, सब लोग सुने, ये खाली नारे ओए अमेरिका, ओए तुझे देख लूंगा, ओए, इससे मसले हल नहीं होंगे। जापान कैसे इस गुलामी से बाहर निकला, इसको समझना है थोड़ा। जापानियों ने कहा कि आज हथियारों से तो हम लेस नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है दूसरी जंग अजीम के बाद पाबंदी लग गई। जो बचत यहां से करेंगे वो सारी की सारी माशी तरक्की, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी सनती पैदावार की तरफ डिवोट कर देंगे। अगर हम जितना काम पहले कर रहे थे उससे दुगना काम करेंगे और इस मईशत की जंग में फिर हम जीत जाएंगे। कुछ ही अरसा गुजरा, जापान उस माशी बदहाली से, उस गुलामी की कैफियत से बाहर निकल आया। वही लोग जो जापान के खिलाफ थे, जापान से दूसरी जंग अजीम में जीते थे, वो अब उनके आगे मोहताज हो गए, उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे मोहताज हो गए, उनकी टेक्नोलॉजी के आगे मोहताज हो गए, उनकी गाड़ियों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के आगे मोहताज हो गए, उनकी मशीन्स के आगे मोहताज हो गए, और जापान अपने दुश्मनों पर गालिब आ गया माशी तौर पर। जर्मनी की मिसाल ले लो। जर्मनी के मुतालिक ये बात की गई, दूसरी जंग अजीम के बाद वो हार गए। अल्मानिया कहते हैं इसको अरबिक में, और उर्दू में भी अल्मानिया ही कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कहना छोड़ दिया। जर्मनी को जब शिकस्त हो गई तो उसके बाद क्या हुआ? देखें, उसके बाद उनको हथियार तो नहीं दिए जा सकते थे, मुल्क भी दो लख्त हो गया, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी गया रूस के पास, सोवियत के पास, उन्होंने उनको दबा दिया। अपने माशी निज़ाम, जो इस्तेहसाली निज़ाम मेरे नज़दीक, उसके अंदर उनको कैद कर दिया। दूसरी तरफ सरमायाकाराना निज़ाम, बहुत सारे लोग उसको भी इस्तेहसाली कहते हैं, वेस्ट जर्मनी वहाँ फंस गया। लेकिन आप देखिए कि आहिस्ता 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 तारीख़ इस चीज़ की गवाह है कि जर्मन लोगों ने तवज्जो दी, अपने सारे वसाइल को पूरे कार लागे, माशी तरक्की करके यूरोप की मईशत का किंग बन गया। आज उसका मोहताजी नहीं,
और उसको हथियार रखने की भी कैद नहीं, वो हथियार भी रख सकता है, वो जब चाहे जिस मुल्क के साथ जंग भी कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहा, वो एक अलहदा बात है। उसने अपना हथियार जखीरा किए। नेटो के अंदर मैं कहूंगा कि यूरोप के अंदर सबसे अहम किरदार जर्मनी का बना। यूरोपियन सेंट्रल बैंक, उसमें सबसे अहम नशिस्त जर्मनी के ऊपर। दुनिया की मईशत के अंदर पहले 10 मुल्कों के अंदर उसका नाम आना शुरू हो गया, अब तो शायद 5 मुल्कों के अंदर उसका नाम आना शुरू। यह होता है कमाल। इंसान माशी तौर पर अगर गुलाम हो जाए तो उससे निकलने का तरीका ये नहीं होता, अरे ओए देख लूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं होता कि हम खलास साजिश हो गई, फलां हो गया। ये उससे निकलने का तरीका ये है कि तरीका कार वज़ा करके उस गुलामी से बाहर निकले। अगर आप माशी तौर पर गुलाम हैं तो याद रखें कि मुसलमानों की तारीख गवाह है इस चीज़ की। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने दिल्ली फतह किया वो भी गुलाम था, उसके बाद आने वाले भी सब गुलाम थे। बहुत सारे तो ऐसे थे जो गुलाम के गुलाम थे। अल्तमश को देख लीजिए, बलबन को देख लीजिए, बहुत सारी मिसालें, छोड़ दीजिए, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। बर्बर कौन थे? वो भी गुलाम थे, गुलाम हुक्मरान हुए, कोई बात नहीं, लेकिन वो एक तरीकाकार था कि मुसलमानों की रियासतों में भी गुलाम हुक्मरान बन गए, सुल्तान बन गए। अगर आप सब लोग गुलामी से निकलकर सुल्तान बनना चाहते हैं तो माशी तौर पर तवज्जो दो भाईजान, उधर टाइम लगाओ जहां टाइम लगाने की जरूरत है, वो काम करो माशी तौर पे जो करने की जरूरत है। आज अगर मुल्क को इस माशी बहरान से बाहर निकलना है तो हमें तवज्जो उन चीज़ों पर देनी है जहाँ पे कमियाँ रह गई। एक दूसरे पर उंगली तो उठा सकते हैं, तोहमत तो लगा सकते हैं, लेकिन मसले का हल नहीं होगा। बजट में देख लीजिए, किया है, बहुत कुछ करने की कोशिश की है, ऐसी बात नहीं कि पिछलों ने नहीं किया था, पिछलों ने भी किया था, उनसे पिछलों ने भी किया था, है ही नहीं कुछ, सच बता रहा हूँ, पल्ले ही नहीं। पाक स्टडीज़ की किताब में लिखा हुआ गलत। हमारे यहाँ सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी बज़िद हैं, वो कहते नहीं है, मैं कहता हूँ नहीं। चलो इस मफरूज़े की बुनियाद पर चलते हैं कि मैं झूठा, और मेरे झूठे होने के बावजूद मफरूज़ा मेरा ये है कि मुल्क के पास वसाइल नहीं है। अब इस मफरूज़े की बुनियाद पर आगे चलो। पानी नहीं है तो नए ज़राए तलाश करो पानी की। मैं एक बात करूँ, डैम बना लो, डैम की तरफ तवज्जो दो, मैं आज बोल रहा हूँ आपको। पानी को ज़ख़ीरा करने की तरफ तवज्जो दो, ये बारिशें होंगी, इसमें पानी को जमा करें। मैं आपको सच बता, कराची वालों से भी मैं कहना चाहता हूँ, ये क्या इनका नाम है, मुर्तज़ा वहाब, इनसे मैं कहूँगा कि आप सर इस चीज़ पर तवज्जो दें कि गोरा बहादुर इतने अरसे पहले, इतने सालों पहले डमलोटी की वेल से पानी निकालता रहा, उनके कुओं से पानी निकाल कर शहर को सैराब करता। आप भी कोई तरीक़ाकार निकालें, कराची शहर के इर्द गिर्द पानी ज़ख़ीरा करें। पीर बाबा ने हाउसिंग सोसाइटी तो बना ली कराची के बाहर, ठीक है, पीर बाबा ने सोसाइटी तो बना ली कराची शहर के बाहर, और इमरान खान साहब का पैगाम भी पहुंचा दिया जरदारी साहब को, मुबैना तौर पर। और भी बहुत सारे काम किए, पानी का जखीरा वो भी बना लें, आप भी पानी का जखीरा बना लें। मैं आपको सच बता रहा हूं, इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। कराची के प्यारे लोगों, ये तालाब बनाकर खुश होना कि फला इलाके में पानी भर गया, आप वहां पर तैराकी का मुकाबला होगा, ये शायराना बातें करने का वक्त नहीं है, ये हकीकी काम करने का वक्त। अपने वसाइल को बरूए कार लाकर कराची में पानी को ज़ख़ीरा करें, पूरे पाकिस्तान में पानी को ज़ख़ीरा करें, डैम बनाएं। दूसरी चीज़, वसाइल जो नहीं है, कोई बात नहीं, पाक स्टडीज़ की किताब में जो कुछ लिखा है मान लेते हैं कोई झूठ है, वो भी मान लें कि जो मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मफरूज़े की बुनियाद पर काम करें। अब और कौन कौन से वसाइल कम है? पाकिस्तान के पास तेल नहीं, बाहर से मंगवाना पड़ता है, मादनी तेल भी बाहर से मंगवाना पड़ता है, खुर्दनी तेल भी बाहर से मंगवाना पड़ता है। इस मसले का हल निकाल लो। चाय तक पाकिस्तान में नहीं होती, कह रहे हैं अरबों रुपयों की चाय पी जाते हैं पाकिस्तानी, चाय तो पी जाते हैं, जाग नहीं लगती इन्हें। छोटी सी ब्रेक लेंगे, बजट के मुतालिक भी बात करेंगे, टैक्स इस्लाहात के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे प्योरली सिर्फ बजट के ऊपर। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब अजीज़ निश्तर साहब, जो कि कॉर्पोरेट और टैक्स लॉयर भी हैं और इस शोबे पर बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में अजीज़ साहब। बहुत शुक्रिया जी आपका। अजीज़ निश्तर साहब, अब मसला कुछ ऐसा दरपेश है कि लोग जानना चाह रहे हैं, हमारे नाजरीन जानना चाह रहे हैं कि इस बजट के अंदर क्या अच्छी चीज़ें हुई, क्या ऐसी चीज़ें हुई जिनमें बेहतरी जा सकती है। तो मैं चाहूँगा कि आप मजमूई तौर पर, उमूमी तौर पर तफसीलन इसका जायज़ा दें कि कौन कौन से ऐसे अहम नुकात हैं और कहाँ कहाँ बेहतरी लाई जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। मैं ये समझता हूँ कि इन बहुत मुश्किल, मैं समझता हूँ मुआशी लिहाज से शायद पाकिस्तान की तारीख़ के मुश्किल तरीन लम्हों में से एक लम्हा है। इसमें एक मुनासिब बजट लाया गया है। मैं ये नहीं कहता कि ये एक्सलेंट बजट है, लेकिन एक मुनासिब बजट है। इस मुनासिब बजट में रहते हुए इस सिचुएशन से निकलने के रास्ते निकाले जा सकते हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि जैसे एक बहुत अहम सारी जो है, बहुत छोटे लेवल पे आल्दो पेशरफ्त की गई, लेकिन बहुत अहम पेशरफ्त है। एक तो बहुत हाई नेटवर्थ लोगों से जो है वो थोड़ा एडिशनल कंट्रीब्यूशन लेके तो उसे जो है नेशनल एक्सचेकर में डालना और फिर उसे गुर्बत दूर करने की जो हमारी सही है, जो कोशिशें हैं, उनमें कंट्रीब्यूट कराना। इसी तरह जो है वो ओवरऑल जो है टैक्स के बर्डन को थोड़ा सा कम नीचे के लेवल पे करके ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा बढ़ाना। लेकिन इसमें मैं अभी भी समझता हूँ कि ये टैक्स जो है ये मिडिल क्लास को ज़्यादा हिट कर रहा है, और जो प्योर मैं कहूँगा हाई नेटवर्थ बहुत अमीर लोग हैं, उनको जो है वो मिडिल क्लास के मुकाबले में उनको जो है वो थोड़ा जो है उन पे बर्डन डाल रहा है। इसे किया जा सकता था, लेकिन ये इस बेल्ट टाइटने के इस दौर में जो है साथ साथ ग्रोथ लोगों की जो है, ख़ास तौर पे फिक्स्ड इनकम लोगों की आमदनियों में इजाफे के, गवर्नमेंट सेक्टर में ख़ास तौर पे उनकी आमदनियों में थोड़ा इजाफा करके इस इन्फ्लेशन के दौर में उनकी ज़िंदगियों को आसान करने के लिए थोड़ी जो है वो एफर्ट की गई है, जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ओवरऑल जो है सिचुएशन को ठीक करेगी। लेकिन अहम बात यह है कि साथ हमने ग्रोथ को जो है, जो भी बजट मेकर्स हैं उन्होंने ग्रोथ को नहीं बुलाया, ग्रोथ को टारगेट करके। तो ये है उसी ग्रोथ की वजह से पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये होता है कि जो पब्लिक सेक्टर की डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं उनकी वजह से बहुत सारे घरों के चूल्हे भी जलते हैं, बिजनेसेस मूव करते हैं, ओवरऑल नेशनल की जीडीपी ग्रो होती है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ ओवरऑल ये बजट ठीक है। टैक्स के लिहाज से भी मुनासिब बजट है, लेकिन मैं समझता हूँ हम एक साल से दूसरे साल में ट्रैवल कर रहे होते हैं। हम कोई मिड टर्म लॉन्ग टर्म जो है वो बजट में जो है टैक्स के मुतालिक नहीं करते। जिसकी वजह से ये हो रहा है कि हमारा एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, मैं आप जी गोश गुजार करना चाहता हूँ, वो मैंने ये देखा कि हुकूमत ने कहा कि हमने ट्रूली टैक्स फ्री एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी है, यानी शोबा ज़राअत को मजमूई तौर पे और मुकम्मल तौर पे टैक्स से इस्तिस्ना हासिल होगा। व्हाट इज़ दिस? मुझे उस पर क्लैरिटी नहीं आई, क्योंकि आपको पता है यहाँ तो लोग बहुत जज्बाती हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, और कराची में तो खाली मौजू ही ये रहता है कि जब एग्रीकल्चर से टैक्स लें। तो क्या एग्रीकल्चरिस्ट को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है टैक्सेस से? नहीं, मैं ये समझता हूँ, ये सारी मैं सियासत का तालिब इल्म भी हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिशनर भी हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ सियासत से हट के मैं ये समझता हूँ ये सियासी बयान है। अदरवाइज़ जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं है। अच्छा, ये एक बिल्कुल ठीक बात है। अदरवाइज़ जितने सारे इनपुट्स हैं उन तमाम पे सेल्स टैक्स है, जो बड़े हैवी रेट पे है, 17% पे, और उनका उन्हें क्रेडिट नहीं मिलता। इंडस्ट्रियलिस्ट को उसका क्रेडिट मिल जाता है। वो एसेंशियली जो है वो सारे का सारा शिफ्ट हो रहा होता है कंज्यूमर पे।
जो एग्रीकल्चर है इसमें ये टैक्स का बर्डन जो है ये कंज्यूमर पे तो बाद में आता ही है, लेकिन उसका चूंकि इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा होता तो इस वजह से इसका बहुत बड़ा सारा बर्डन जो है वो प्रोड्यूसर पे भी होता है, जो ज़िम्मेदार है, जो मैं ये नहीं कहूँगा कि किसान है, किसान पे भी पड़ता है और उस लिहाज से उसकी हड्डी के लिहाज से ज़्यादा पड़ता है, लेकिन जो बड़े जागीरदार हैं, बिग प्रोड्यूसर्स हैं, उन पे भी पड़ता है। लेकिन मैं बावजूद जो है वो रूरल बैकग्राउंड से होते हुए मैं समझता हूँ कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट की बात है इसमें बहुत वज़न है, आल्दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तक में जाके चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इनकम का प्रिंसिपल यही होना चाहिए इनकम टैक्स का कि उस पे टैक्स लगे, वो जैसे भी कमाई हो, भले मैंने दुकान से कमाई हो, सैलरी से कमाई हो, मैंने स्टॉक से कमाई हो, मैंने ज़मीनें बेच के कमाई हो, मैंने जो है वो इंडस्ट्री से कमाई हो या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सारा जो है ये हमारी इकोनॉमी में एक जो है वो एक प्रॉब्लम है। अच्छा अजीज साहब, व्हाई आई ब्रॉट दिस अप वाज दो तबके जो हैं वो भी व्हाई आई ब्रॉट दिस अप वाज कि जैसे आपने कहा कि आप भी रूरल बैकग्राउंड से हैं, मैं रहता तो यहाँ कराची में हूँ लेकिन मेरी जो ओरिजिनल सिटीज़ हैं वो सरगोदा और सियालकोट हैं, एंड ओवर हियर पीपल आर वेरी प्रॉस्परस। मैं वैसे बता रहा हूँ, और सरगोदा में मीडियम साइज्ड लैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, इट्स अ वेरी ग्रीन, मतलब कराची में तो लोगों को पता भी नहीं होगा नक्शे में, बस उनको एयरफोर्स के बेसिस का पता है। सियालकोट का भी यही है कि इट्स अ वेरी प्रॉस्परस रीजन, इंडस्ट्री वाइज तो यस, बट इट्स वेरी ग्रीन। तो ये मीडियम साइज लैंड होल्डर्स हैं हु कंट्रीब्यूट ए वेरी लार्ज, जिसे आप कहें इकोनॉमिक इनपुट, उनके ऊपर तो क्या इम्पैक्ट होगा, क्या उनका टैक्स फ्री होगा सारा कुछ? मुख्तसरन आपसे जानना चाह रहा हूँ जी। मैं नहीं समझता, जो इस वक्त है ना गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगाया है ना कोई टैक्स विथड्रॉ किया है एग्रीकल्चर पे जी, और उसकी वजह से मैं वही आपको पहले भी कहा, जो इस तरह का जो स्मॉल लैंड होल्डिंग वाला 10, 12, 15 एकड़ या 25 एकड़ वाला लैंड होल्डिंग वाला जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो अपनी जगह टैक्स में, फेडरल टैक्स में अच्छा खासा सारा कंट्रीब्यूट कर रहा है और वो सेल टैक्स की और इस तरह बाकी चीज़ों की मद में कर रहा है। और मैं ये समझता हूँ अगर उसे इनकम टैक्स में नेट में भी लाया जाए और उसी लिहाज से सेल टैक्स में भी जो है प्रॉपरली उसे इनपुट क्रेडिट वगैरह दिया जाए तो वो शायद बेटर ऑफ होगा, उसका वजन। मुझे एक छोटे से ब्रेक पर जाना है अजीज साहब, इन अ वेरी शॉर्ट वाइल फिर आपके साथ इस मौजू पर गुफ्तगू जारी रहेगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अजीज़ नश्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं टैक्स उमूर के। ब्रेक पर जाने से पहले इनसे बात हो रही थी, मेरे ख्याल दो मौज़ूआत पे बात हो गई, एक कि बजट कैसा रहा, दूसरा ये कि थोड़ा सा हमने ज़राअत के मौजू पर भी बात कर दी। लेकिन ये अब हमने जानना है कि बजट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनमें बेहतरी लाई जा सकती है, और क्योंकि अभी गुंजाइश है तो ज़ाहिरी बात है मीडिया भी देख रहे होंगे, मिफ्ता इस्माइल साहब भी देख रहे होंगे, सागदार साहब भी लंदन में देख रहे होंगे, तो बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे जिन्होंने फैसला साजी करनी है, सेक्रेटरी फाइनेंस भी देख रहे होंगे या उनके ऑफिस में जो लोग होंगे, तो उनको भी नोट्स लेने चाहिए क्योंकि अजीज़ नश्तर साहब बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। जी अजीज़ साहब, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा अब आप हमें ये बताएं कौन सी चीज़ों में बेहतरी लाई जा सकती है। इसमें सबसे अहम तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी गवर्नमेंट को जो है वो इनिशिएट करना है, और बेहतर होता कि यही जो है जो वो इत्तेहाद की एक हुकूमत है ये इनिशिएट करती, वो है एक स्ट्रक्चरल सारे का सारा रिफॉर्म टैक्सेशन का। टैक्सेशन हमने सारी की सारी हमारा टोटल एक पॉलिसी है कि हमने रेवेन्यू कितना इकट्ठा करना है। हमारी टैक्सेशन अपनी जगह बहुत इम्पॉर्टेंट सारा इशू होता है इकोनॉमिक पॉलिसी का। उसके थ्रू आप इवन रिसोर्स एलोकेशन भी करते हैं कि कौन सी तरफ जो है वो ज़्यादा इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा जाए, मनी इन्वेस्टमेंट या एग्रीकल्चर की तरफ जाए, किस तरह हमने थोड़ा सा कम करना है, किस तरफ ज़्यादा करना है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पिछले 30 साल में ये हुआ है कि हमारा बजट का टोटल एक फोकस होता है, ख़ास तौर पे टैक्सेशन रिलेटेड। वो फोकस ये होता है कि हमने कितना ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना है। वो रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा हो रहा है, गरीब से हो रहा है, अमीर से हो रहा है, हमारी उस तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं जाती।
जिसकी वजह से ये हो गया है कि अब विद होल्डिंग बेस जो है जितनी सारी चीज़ है, ये मैं ये समझता हूँ, बड़ी ऑनेस्टली समझता हूँ, इकोनॉमिक्स और टैक्स के तालिब इल्म की हैसियत से समझता हूँ कि इसकी वजह से अमीर को अमीर किया जा रहा है और गरीब जो है ओवरऑल जो मेजर पॉपुलेशन है वो उस पे बर्डन, ये सारा जो अमीर का बर्डन भी जो है वो शिफ्ट हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो, इस सारी चीज़ में एक आपने देखा होगा हमारे माशरे में, हमारी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा सारी मनी जो है, पैसा जो है, दौलत जो है वो रियल एस्टेट की तरफ, ज़मीनों की तरफ, सकनी ज़मीनों की, वो भी एग्रीकल्चर नहीं, सकनी ज़मीनों की तरफ जाती है। उसी में काला धन भी छुपाया जाता है, उसी में जो है वो टैक्स भी बचाए जाते हैं, उसी में अंडरस्टेटमेंट भी होती है, उसी में टैक्स चोरी का सबसे ज़्यादा जो है वो छुपाने की जगह रियल एस्टेट है। ओवर टाइम हमने इस को निगलेक्ट रखा है। इसमें जितनी सारी जो है वो नेशन की दौलत इसमें लगी हुई है, हम उसमें से कौम उसमें से टैक्स की सूरत में अपना हिस्सा नहीं लेती। इस दफ़ा थोड़ी सी ट्वीकिंग की गई है, लेकिन वो ट्वीकिंग जो है मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा सारा जो है वो कोई असर नहीं डालेगी। ये इतना बड़ा सारा एक सेक्टर है जिसमें जिसमें से बहुत सारा पैसा जो है वो कमाया भी जा सकता था, क्योंकि रियल एस्टेट जो है बेसिकली कमाया क्या है, ये बेसिकली रीएलोकेशन है। रियल एस्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा सारी जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करती, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट नहीं करती, वो एक रिलेटिवली जो है वो डेड टाइप की एक इन्वेस्टमेंट है, उसे एड्रेस किया जाना चाहिए था। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे यहाँ टैक्स बेस, टैक्स पॉपुलेशन दोनों ही बहुत नैरो हैं। पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन का 0.5% या 0.5 to 1% हार्डली जो है वो टैक्स देता है, लेकिन जो है वो इस सारी चीज़ को नहीं देखा जाता। जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के पे ही बर्डन भी शिफ्ट किया जा रहा है, और एसेंशली वो इतने स्मार्ट लोग हैं कि वो बर्डन अपना आगे वाइड जो है वो कंज्यूमर तक जो है वो सारा शिफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ की बजाय हमारे यहाँ जो है डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रही है। और जब तक ये वाला इशू विद होल्डिंग की बेस पे असेसमेंट, रेवेन्यू सेंट्रिक टाइप की बजट पॉलिसी, मैं समझता हूँ जब तक ये इशू एड्रेस नहीं किए जाएंगे, हम कोई IMF, कोई हमारे यहाँ के लोकल PSDP, हमारी ये सारी गुर्बत वाली जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम वाली जो सिचुएशन है, इसमें बहुत बड़ा सारा जो है वो डेंट नहीं डाल। अच्छा अजीज नशर साहब, मैं आपको बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ। आपने मौजू पे डिस्कस किया जी, मैं आपको बताऊँ अमूमन मुझे रिश्तेदारों की शादियाँ अटेंड करने के लिए पंजाब जाना पड़ता है, और लाहौर शहर भी मेरा ही शहर है। मैं देखता हूं कि शादियों के दौरान कोई डिस्कशन नहीं होती, टोटल डिस्कशन यही हो रही होती है, मेरे को इन्ने प्लाट ने, तेरे को किन्ने प्लाट ने, मेरे प्लाट दी है मार्केट चल रही है, तेरे प्लाट दी की मार्केट चल रही है। और आपको पता है सबसे ज़्यादा नौजुबिल्ला कहना नहीं चाहिए, इंसानों में जिसका नाम लेना चाहिए उसका तो नाम लेते नहीं है। मड़क रियाज के बारे में हर आदमी बात कर रहा था, मड़क रियाज है कितना, मड़क रियाज हो कितना। तो जो मुल्क है जिसका विजन ये हो, तो आप मुझे बताएं वहाँ विजन कैसे चेंज किया जा सकता है। इनकी सोच के ये किसी तरह ये रीएलोकेशन ना करें, बल्कि ये कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव किस्म के एसेट्स में इन्वेस्ट करें। ये जिसे आप कह सकते हैं रेगुलेटरी टूल के तौर पर टैक्सेशन को यूज़ करना कि एसेट्स रीएलोकेट हों और प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएं, ये कैसे किया जा सकता है? इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसका एक तरीका था, मसलन एक बहुत बड़ा सारा दूसरा एसेट है जिसके लिए डिफ़िकल्ट होगा, वो है लोग जेवर लेके रख लेते हैं, वो भी एक किस्म की डेड इन्वेस्टमेंट है। ऑल्दो वो इन्फ्लेशन को ईट करता है, वो अपनी लिहाज से इस लिहाज से ठीक होता है। इसी तरह ज़मीन भी इन्फ्लेशन को ईट करती है, लेकिन ये दोनों ही वो वाले एसेट हैं जिनकी वजह से कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, सब्सटेंशियल एक्टिविटी नहीं हो रही, एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट हो रही, मनी एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं जा रही। इसमें रियल एस्टेट को तो बड़ी आसानी से इस अंदाज से टारगेट किया जा सकता है कि इसमें से
गवर्नमेंट जो है वो नेशन का हिस्सा जो भी ग्रोथ हो रही है उसमें नेशन का हिस्सा जो है अपने बैतुल माल के नेशनल एक्सचेकर के ज़रिए वसूल करे, और उसकी वजह से फिर ऐसा ऐसा लोगों को होगा कि ये उतना एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए किसी प्रोडक्टिव टाइप के एग्रीकल्चर है, उसमें इंडस्ट्री है, उसमें एसएमईज हैं, बाकी जो है वो इवन बहुत सारे इस अंदाज के आप वो प्रोडक्शन कर सकते हैं वैल्यू एडिशन के साथ जिसके साथ आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ सकती है। इस वक्त जो जिन लोगों के पास, आपने बिल्कुल सही कहा, जिन लोगों के पास पैसा है उनकी पहली जो नज़र ये होती है कि किसी तरह हम अगर जो है वो फुल पेमेंट पे नहीं तो मुझे किस्तों पे प्लॉट मिल जाए, मुझे जिस तरह भी है वो मिल जाए, जिसकी वजह से मेरी जो ये एक तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, दूसरा इन्फ्लेशन की वजह से जितना रुपए की कदर में कमी होती जा रही है मैं उसको भी कर सकूं। और ये मैं समझता हूँ ये वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में आपको मूवमेंट नहीं नज़र आएगी। हम प्रॉपर्टी डीलरों की, रियल एस्टेट ब्रोकर्स की नेशन बनते जा रहे हैं। बड़ी अहम बात आपने की, और पता नहीं क्यों मुझे ये वाक़या छोटा सा याद आया, मैं इख्तिताम में प्रोग्राम के ज़रूर बताऊँगा। और लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मज़ीद सर कहाँ बेहतरी लाई जा सकती है, इसके मुतल्लिक अगर आप चंद मिनट और बताना चाहें तो बड़ा अच्छा रहेगा, ख़ास तौर पे सनत के शोबे के अंदर अगर आपको लगता हो ये सनती आमदन के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें इस्लाहात के लिए। जी मैं इसमें ये समझता हूँ एक इमरान खान साहब की पिछली गवर्नमेंट में जो है वो आखिरी दिनों में उन्होंने मार्च में एक इंट्रोड्यूस, फरवरी या मार्च में इंट्रोड्यूस कराया था, वो ऑल्दो टैक्स एमनेस्टी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस प्रोग्राम को शायद IMF की वजह से ना जारी रखा जा सकता हो। उस अंदाज की चीज़ें जहाँ इंसेंटिवाइज़ किया जाए, ज़रूरी नहीं है कि एमनेस्टी हो, लेकिन जहाँ इंडस्ट्रियल एसेट में इन्वेस्टमेंट जो है वो इंसेंटिवाइज़ की जाए। और उसमें ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यंगस्टर्स को, न्यू एंट्रेंट्स को जो है वो एंटर होने के लिए जो है वो एक तो रेगुलेटरी रिजीम्स को जो है वो कम किया जाए। हमारे यहाँ गेट कीपिंग बहुत ज़्यादा है, रेगुलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है।